कंटिन्यू करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये चैप्टर 11 आज चालू कर रहे हैं अपन, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर्स फ्रॉम डस्ट। पेन कहाँ है? यहाँ। किससे किससे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे? फायर से जो डेंजर है उसमें हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, डस्ट के केस में क्या प्रिकॉशन लेंगे, गैस के केस में क्या प्रिकॉशन लेंगे, और वाटर के केस में क्या प्रिकॉशन लेंगे। चलो, रेगुलेशन नंबर 133 से चालू होता है, ये 133 से चालू होकर 152 तक जाता है। तो रेगुलेशन नंबर 133 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। ये चीजें हमने क्या डेफिनेशन वाले पोर्शन में पढ़ लिया था कि 1 डिग्री कब होगा, सेकंड डिग्री कब होगा, थर्ड डिग्री कब होगा। ये हमने डेफिनेशन वाले पोर्शन में पढ़ लिया था। तो इस रेगुलेशन में वो सारी चीजें नहीं दिया हुआ है। ओके। ओके, वो सारी चीज़ें नहीं दिया हुआ है, तो वही 0.1% वाला केस है। 0.1% से कम है तो फर्स्ट डिग्री, 0.1% से ज़्यादा है तो सेकंड डिग्री, और तो इसमें भी, और रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस वो क्या था? 1 क्यूबिक मीटर, 1 से 10 और 10 से ज़्यादा। ठीक है, ये तो सबको रटाया होगा। तो देखो क्या है, यदि ऑल द कोल सीम्स शैल बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसीनेस बाय द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर असिस्टेड बाय सच असिस्टेंट एंड आफ्टर सच इन्वेस्टिगेशन एज ही मे बी कंसिडर नेसेसरी। मतलब डिग्री ऑफ गैसीनेस कौन कंसिडर करता है, कौन बताता है कि आपका माइंस का कौन सा क्लासिफिकेशन है? वो कौन बताता है? चीफ इंस्पेक्टर या कोई इंस्पेक्टर। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर या कोई इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है और बताता है कि आपका डिग्री 1 है, डिग्री 2 है। मतलब जो ठप्पा लगाना बोलते हैं ना कि हाँ आपका माइनस डिग्री 1 है, वो ठप्पा कौन लगाता है? चीफ इंस्पेक्टर में। तुरंत चालू हुआ है यार, कुछ खास नहीं। रेगुलेशन नंबर 133 अभी चालू कर रहे हैं, आज नोटिफिकेशन नहीं आया। देखते हैं, एक दो क्लास में और नहीं आया तो आप बताएंगे, उसका आगे रिपोर्ट किया जाएगा। रेगुलेशन नंबर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि कोई मान लो फर्स्ट डिग्री माइंस चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री माइंस चल रहा है, फिर अचानक से उसमें क्या होता है? गैस का मात्रा कहीं पाया जाता है 0.1% से ज्यादा। तो उस केस में क्या करेंगे? या रेट ऑफ इमिशन जो है 1 क्यूबिक मीटर से कम था, वो 1 क्यूबिक से 10 क्यूबिक मीटर के बीच में आ गया। मतलब कुल मिला के फर्स्ट डिग्री आपका माइनस घोषित था, अचानक से क्या हुआ? गैस इमिशन हुआ और सेकंड डिग्री हो गया माइनस का। तो उस केस में क्या क्या होगा? ठीक है, ये लाइन क्या कहेगा? फर्स्ट डिग्री आपका माइनस अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से गैस निकल गया तो हायर डिग्री में चला गया आपका माइनस। तो उस केस में आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या करेगा? किसी भी गैसी सीम में परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंस गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर, परसेंटेज दो चीजें से नापा जाता है, जो मैंने बोला 0.1%, मतलब मिथेन का परसेंट, और रेट ऑफ इमिशन कि कितना रेट से मिथेन निकल रहा है। ठीक है, तो ये परसेंटेज और क्या है? एंड द रेट ऑफ इमिशन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज सो एज टू ब्रिंग दैट सिम इनटू हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस। ठीक है, इतना बढ़ गया कि फर्स्ट डिग्री था तो हायर डिग्री में चला गया। तो उस केस में क्या होता है? ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे? 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि आपका माइंस नॉर्मल डिग्री में था, 1 डिग्री में था, हायर डिग्री में चला गया, या किसी भी डिग्री ऑफ सीम में था, वो हायर डिग्री ऑफ सीम में किया, तो कौन रिपोर्ट करेगा? ऑनर एजेंट या मैनेजर। ठीक है, ऑनर एजेंट या मैनेजर रिपोर्ट करेंगे किसके? 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स के अंदर किसको इन्फॉर्म करेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और सारा प्रिकॉशन लेंगे हायर डिग्री का। अभी तक फर्स्ट डिग्री का प्रिकॉशन हम ले रहे थे, ठीक है, फिर जो जो हायर डिग्री में प्रिकॉशन लेना है, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री जिसमें भी चला गया, उसका सारा प्रिकॉशन हमें लेना है। प्रिकॉशन रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर दिस रेगुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी डिग्री में गया, सेकंड में गया, थर्ड डिग्री में गया, उसको प्रिकॉशन हमें लेना है। अब रीजनल इंस्पेक्टर को हमने इन्फॉर्म कर दिया, तो रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिला तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो रीजनल इंस्पेक्टर भाई क्या करेगा? 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि इस माइंस का डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ गया है, तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा? 30 दिन के अंदर जब भी उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जाएगा, वेरीफाई करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा डिग्री ऑफ गैसीनेस एंड क्लासीफाई द सेम इनटू द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसीनेस। मतलब यहाँ भी कौन लगाएगा ठप्पा? रीजनल इंस्पेक्टर जब तक जाके इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा तब तक उसको क्या करेगा? उसी रीजनल इंस्पेक्टर वहां जाएगा जिस माइंस का डिग्री बढ़ा है, वेरीफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर उसको क्लासिफाई करेगा, नए सीम जो सीम है उसको
नए डिग्री ऑफ गैसीनेस में क्लासीफाई करके आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ 2-3 चीज़ें थे, 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना रीजनल इंस्पेक्टर को, फिर रीजनल इंस्पेक्टर का जिम्मेदारी बनता है कि 30 दिन के अंदर वो आके इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस अपना वेरीफाई करेगा कि सही में ये डिग्री गैसीनेस जो मैनेजर ऑनर बोल रहे हैं वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ओके, provided that it is not practicable to observe all precautions required to be taken under this regulation। ठीक है, अगर जो मैंने ये बोला था, ये ऊपर वाले लाइन में क्या था कि जो हम प्रिकॉशन लेंगे, हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस का प्रिकॉशन लेंगे, तो यदि वो प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, नॉट प्रैक्टिसेबल है, जो हायर डिग्री का प्रिकॉशन लेना है। सर कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट की सेकंड है डिग्री ऑफ माइनस? वही तो मैंने ऊपर पहले डिस्कस कर दिया कि फर्स्ट डिग्री में परसेंट 0.1% से कम रहेगा मीथेन, सेकंड में 0.1% से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, थर्ड में 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा रहेगा तो थर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंट ऑफ मीथेन से पता चलता है कि हमारा कौन सा डिग्री ऑफ गैसीनेस है। ये डेफिनेशन वाले पोर्शन में हमने पढ़ चुका है। ठीक है, 0.1% से कम डिग्री 1, 0.1% से ज़्यादा डिग्री 2, और थर्ड डिग्री के लिए आपका रेट ऑफ इमिशन देखा जाता है कि 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा रेट ऑफ इमिशन हो रहा है मीथेन का, तो वो डिग्री 3। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मीथेन परसेंट के मेन है, परसेंट ऑफ मीथेन का। क्या बोल रहा है ये 24 आवर्स के बाद, विद इन 24 आवर में ये सारे प्रिकॉशन नहीं ले पाया जो प्रिकॉशन लेना चाहिए ऑनर एजेंट और मैनेजर को कि सेकंड डिग्री हमारा माइनस हो गया तो हम सेकंड डिग्री के हिसाब से प्रिकॉशन लेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या कर सकते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट का राइटिंग एक रिक्वेस्ट लिख सकते हैं कि सर हम ये प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, वो 60 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। ठीक है, तो ये कौन रिक्वेस्ट करेगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर रिक्वेस्ट करेगा। अगर प्रिकॉशन नहीं ले पा रहा है तो ऑनर एजेंट और मैनेजर, बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर लिखा है, ठीक है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर रिक्वेस्ट करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है, कि सर हम वैसा प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं और ये कितना 60 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिना प्रिकॉशन का काम। एक तो ये हो गया। आप तीसरा पॉइंट देखो क्या बोलता है, इफ इन अ गैसी सीन द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी, inflammable gas in the general body of air और the rate of emission decrease। अब वहां क्या था, ऊपर वाले केस में क्या था, इंक्रीज हुआ था। अब ये तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मान लो सेकंड डिग्री गैसी ऑफ सीन है हमारा और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं परसेंट ऑफ मिथेन वो हमेशा 0.1% से कम दिखा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री हो गया। तो इस केस में भी क्या करेंगे, ऑनर एजेंट और मैनेजर इन्फॉर्म करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द सेम। ठीक है, अगर आपका बढ़ेगा तो भी रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, और जब घट गया तो ऑनर एजेंट एंड मैनेजर इन्फॉर्म करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द सेम। ठीक है, इसमें देखो ये कुछ नहीं लिखा है कि 24 आवर्स के अंदर करेंगे, क्योंकि घटा है, घटने में उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। बढ़ने में क्या है, आपका खतरा हो गया कि मीथेन बढ़ा है, अब हमें अलग से प्रिकॉशन वगैरह लेना पड़ेगा। तो इसमें कुछ 24 घंटे के अंदर नहीं लिखा है। इसमें क्या लिखा है कि आपको जैसे पता चला कि हमारा डिग्री ऑफ गैसीनेस घटा है तो आप इन्फॉर्म करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर को। बस कौन इन्फॉर्म करेगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, द रीजनल इंस्पेक्टर शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अब वही सेम चीज है कि रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिला कि डिग्री ऑफ गैसीनेस घटा है, तो फिर वही है कि 30 दिन के अंदर वो जाके इन्वेस्टिगेट करेगा। जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बढ़ने के केस में जैसे रीजनल जाके 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करेगा, उसी तरीके से अगर डिग्री ऑफ गैसीनेस घटा है तो उसके केस में भी रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा, 30 दिन के अंदर जाकर उस जगह को इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, हाँ, until such time as the regional inspector so clarifies all the precautions required to be observed previously shall be observed। और जब तक वो इंस्पेक्शन ना कर ले तब तक हमको वही चीजें जो सेकंड डिग्री के लिए हम प्रिकॉशन ले रहे थे वही सारी प्रिकॉशन हमें लेते रहना है, जब तक रीजनल इंस्पेक्टर आके ठप्पा ना लगा दे 30 दिन के अंदर कि हाँ चलिए आपका फर्स्ट डिग्री हो गया है या आपका डिग्री ऑफ गैसीनेस घट गया है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रेगुलेशन 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 जो हमने पढ़ा उसमें द रीजनल इंस्पेक्टर में एट एनी टाइम मेक इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्लासिफाई अ गैसीसिम इनटू द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसीनेस। ठीक है, अब भाई मैनेजर, जरूरी नहीं है कि मैनेजर बताएगा तभी जाके आपका वो डिग्री ऑफ गैसीनेस बताया जाएगा। अब वो रीजनल इंस्पेक्टर के ऊपर है कि कभी भी वो जाके
कभी भी वो जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है और रिक्लासिफाई कर सकता है कि भैया आपका फर्स्ट नहीं सेकंड डिग्री है। ठीक है, मैनेजर मैनेजर लोग एक कंफ्यूजन है कि डिग्री में डिफाइन ऊपर सीआई दिया है, नीचे आरआई जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, छठवां पॉइंट क्या बोला था, ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल एटलीस्ट वंस इन एवरी 30 डेज। हाँ, जो ये जो बोल रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि हमारा डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ गया है, तो ये नियम है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, हर 30 डे में रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस क्यूबिक मीटर में और परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर में चेक करेगा। कौन, ऑनर एजेंट और मैनेजर हर 30 डे में क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारा गैसीनेस ऑफ डिग्री बढ़ गया है। ओके, तो हर 30 दिन में हम चेक करते जाएंगे, तो इनफ्लेमेबल गैस हम चेक करेंगे हर 30 दिन में, और वो पता चल जाएगा हमें कि हमारा गैसीनेस बढ़ गया है। एवरी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स एंड सिस्टम यूज फॉर डिटेक्शन मेजरिंग ऑन इनफ्लेमेबल गैस शैल बी टाइप्ड एंड स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। और जो हम मीथेन का परसेंटेज चेक कर रहे हैं, रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इमिशन चेक कर रहे हैं, उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स और सिस्टम यूज कर रहे हैं वो अप्रूव होना चाहिए किससे, चीफ इंस्पेक्टर से। ओके, आठवां पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स एंड द सिस्टम यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरिंग ऑफ इनफ्लुएंस गैस एनालिसिस ऑफ गैस सैंपल शैल बी कैलिब्रेटेड। अब जो भी हमारे पास मिथेनोमीटर है उसको कैलिब्रेटेड मतलब क्या करना है, मेंटेनेंस बोल सकते हो आप। ठीक है, एट ए स्पेसिफाइड इंटरवल बाय अप्रूव्ड एंड एक्वायर्ड एजेंसी और लेबोरेटरी, किसी भी लेबोरेटरी से या किसी एजेंसी से, नोटिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बाय ए स्पेशल और जनरल ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर। तो जो भी हमारा है उसको अपने को क्या करना है, कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेशन मतलब समझ लो मेंटेनेंस एक तरीके से। ओके, तो ये था आपका प्रिकॉशन, वो ये था रेगुलेशन नंबर 133, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। ओके, 134 क्या बोलता है कि अगर फायर है तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन करना है कि हमारा आग ना लगे। पीरियोडिकली लिखा है। ओके, apparatus approved or regulated shall be carried at specified interval। स्पेसिफाइड कोई एक वो नहीं लिखा है कि 30 दिन में 34 दिन, मतलब एक स्पेसिफाइड इंटरवल, मतलब मान लो हर महीने हर हफ्ते, ऐसे कुछ डेट नहीं लिखा है। 60 दिन प्रिकॉशन बताएं। अच्छा, ये जो ऊपर हमने पढ़ा 60 दिन वाला, देखो यार ये क्या था, डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ गया तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, सेकंड डिग्री का लेने लगे। लेकिन अगर किसी कारणवश हम सेकंड डिग्री का प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो उस केस में अपन रीजनल इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं, और ये बिना प्रिकॉशन के हम 60 दिन तक काम कर सकते हैं। ओके। ओके, चलो रेगुलेशन नंबर 134 में जाते हैं, जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। फायर से बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, तो जो भी ऑयल, ग्रीस, कैनवास और अदर इनफ्लेमेबल मटेरियल जो भी हम यूज करते हैं वो किस में यूज होना, फायर प्रूफ रिसेप्टेबल्स। ठीक है, कोई ड्रम वगैरह में ही हम स्टोर करेंगे ताकि आग ना लगे उसमें। ओके, फायर प्रूफ जिसमें आग ना लगे ऐसे डब्बे में हम यूज करेंगे। ग्रीसी और ऑयल वेस्ट इन वर्किंग बिलो ग्राउंड सेल बी रेगुलरली रिमूव द सरफेस। देखो इसमें क्या है, एक एक लाइन कुछ वो नहीं है, मतलब इसको बस आप रीडिंग मारोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको रीडिंग मार मार के आगे बढ़ते हैं, जो समझाने लायक रहेगा उसको समझाएंगे। इन केस ऑफ ओपन कास्ट, ग्रीसी ऑयल जो भी अंडरग्राउंड में रहेगा, ऑयल और ग्रीस, उसको बाहर हमेशा रिमूव सरफेस में बाहर निकालते रहना है। केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग वर्कशॉप, ग्रीसी ऑयल वेस्ट को हम डिस्पोज रेगुलरली करेंगे इन अ सेफ मैनर। ठीक है, रेगुलरली करेंगे, जो भी वर्कशॉप या ओपन कास्ट में जहां भी ग्रीस और ऑयल होता है उसको क्या करेंगे, अपन डिस्पोज करते जाएंगे रेगुलरली। चौथा पॉइंट क्या बोला, नो पर्सन सेल प्लेस और थ्रो अ कॉशन परमिटेड टू प्लेस और थ्रोन एनी नेकेड लाइट। ठीक है, नेकेड लाइट मतलब माचिस का तिल्ली बोल सकते हो, लैंप और एनी नियर टिम्बर वुड, मतलब जो हमारा माइंस के अंदर टिम्बर, ये लकड़ी, वुडन स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर है लकड़ी का या कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल है, उस जगह पे कोई भी नेकेड लाइट न, मतलब क्या, माचिस को बोल सकते हो, मतलब ओके, लैंप, ये सबको नहीं फेंकेगा। Adequate and sufficient arrangements shall be made in every mine for early detection, control and extinguishing any fire। मतलब हर माइंस में आपको क्या करना है, तैयारी तैयारी करके रखना है कि आग लगा तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, अर्ली डिटेक्शन जितना जल्दी हो सके, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे उसको बुझाएंगे। डिटेक्शन, कंट्रोल और एक्सटिंग्विशिंग एनी फायर, इसके लिए अपन
वो करेंगे। कनवास जूट को बोलते हैं, जूट, ठीक है। द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन सेल टेक मेजर्स एंड प्रिकॉशंस अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ अ माइन ऑपरेशन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कॉम्बैट द स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ माइन फेयर। ठीक है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर की क्या जिम्मेदारी रहेगी कि वो सारे प्रिकॉशंस लेवाएं, मतलब सारे प्रिकॉशन ले कि माइन ऑपरेशन में सारे प्रिकॉशन लिया जाए ताकि आग को प्रिवेंट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, स्टार्ट होने से बचा रोका जा सके। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, honor agent and manager of every mine shall ensure that operations are stopped and workers are evacuated to safe location when there is serious danger। ऑनर एजेंट ये इंश्योर कौन करेगा कि मान लीजिए आग लग गया, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है आग लगने पर, कि वो इंश्योर करेंगे कि सारे बंदे जो अंदर काम कर रहे थे, अगर सीरियस फायर हुआ है या थ्रेटनिंग टू सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स है, तो ये ऑनर एजेंट और मैनेजर इंश्योर करेंगे कि सारे जो अंदर काम कर रहे थे ऑपरेशन और वर्क ऑपरेशन बंद हुआ है कि नहीं, जो काम अंदर हो रहा है वो बंद हुआ है कि नहीं, और सारे वर्कर इवैक्यूएटेड मतलब सेफली बाहर आ गए हैं कि नहीं। क्लियर? ये था आपका 134। चैम्बर कहाँ है यार? चैम्बर किस, कहाँ चैम्बर कहीं वर्ड आया था क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर 135 देखो क्या है, सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। एक तो था कि फायर के लिए क्या क्या प्रिकॉशन करेंगे, अब क्या है सरफेस में जो आग लगता है उससे हमें क्या क्या प्रिकॉशन करना है, ठीक है। अब देखो 135 नंबर क्या है, ऑल सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट विद इन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ऑल एंट्रेंस टू माइन शैल बी फायर प्रूफ मटेरियल। अब ये हमारा इंक्लिनेशन का ओपनिंग है, माइन ओपनिंग ये है, इससे क्या बोल रहा है 10 मीटर तक, इससे 10 मीटर तक जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये हमारा एंट्रेंस है माइंस का, इससे 10 मीटर तक जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ मटेरियल का होना चाहिए। ये हमारा एंट्रेंस है, और क्या बोल रहा है, 10 मीटर फ्रॉम ऑल एंट्रेंस टू अ माइन सेल बी ऑफ फायर प्रूफ, या तो इंक्लाइन हो सकता है या साफ्ट हो सकता है, तो इनके 10 मीटर तक अपारा क्या रहेगा, जो भी जो भी स्ट्रक्चर है सरफेस में स्ट्रक्चर बना है तो या सपोर्ट हम लगाए हैं वो फायर प्रूफ का होना चाहिए। एक डाउट क्वेश्चन में था आज, क्या था यार, चैम्बर किसको बोलेंगे अंडरग्राउंड, क्वेश्चन में था आज, पूछो पूछो। चैम्बर मतलब ये किससे रिलेटेड था यार, चैम्बर तो मतलब सब प्रिकॉशंस में तो दिया है नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो वो ये क्या है, आग लगने से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे वो है, आग लगने के बाद ना फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, वो नीचे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोवाइड दिस सब रेगुलेशन, अब हमको ये प्रिकॉशन लेना है कि ये माइन शाफ्ट है, इससे 10 मीटर तक हमको फायर प्रूफ वो जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो फायर प्रूफ नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, अब ये हमारा 10 मीटर तक कोई टेम्पररी 1-2 दिन के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए चलेगा, ठीक है, सपोर्ट हो या कवरिंग एट द टॉप ऑफ शाफ्ट विच इज द कोर्स ऑफ बीइंग संक। अब ये शाफ्ट खुदाई हो रहा है तो आसपास कोई टेम्पररी बनाया गया तो चलेगा, ठीक है। अब साफ खुदाई हो रहा है तो कोयले तक तो हम पहुंच नहीं रहे हैं तो आग वहां तक जाएगा ही नहीं। ओके, स्मॉल लीड और सॉफ्ट कवरिंग ऑपरेटिंग, मतलब जो टेम्पररी है वो चलेगा, बाकी जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो भैया आपका फायर प्रूफ होना चाहिए 10 मीटर तक, तो ये 10 मीटर आपका डाटा है, इसको याद रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, शेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल शेल नॉट बी हीप्ड और डम्प्ड। हीप्ड मतलब क्या, इस तरीके से जो ढेर बना देते हैं अपन, ढेर बना देते हैं उसको हीप बोलते हैं। तो शेल, ये शेल जो होता है वो क्या कोयले के साथ पाया जाता है, तो शेल भी क्या होता है, जलने का इसमें वो प्रॉपर्टी रहता है कि ये भी कोयले जैसे जल सकता है, इसलिए बोल रहा है शेल या कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल shall not heaped or dumped, and dead leaves or dry vegetation shall not be allowed to accumulate or remain a combustible method other than material required for use within a period of 24 hours। 24 hours के अंदर अगर यूज होगा तो ठीक है। within a distance of 15 मीटर from any entrance to a mine, मतलब हम क्या करते हैं माइंस के बाहर में जो भी अपना सेल वेल निकला, कार्बोनेशियस मटेरियल निकला, उसको अपन रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये हमारा शाफ्ट है तो इसके 15 मीटर तक हमें कोई भी ऐसा हीप नहीं बनाना है, ठीक है। अब कोयला निकाल रहे हैं तो वो तो रख सकते हैं, क्योंकि कोयला क्या होता है अपना निकालते भी हैं, रखते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते रहता है।
तो वही चीज ये भी लिख दिया है कि प्रोवाइडेड नथिंग इन सब रेगुलेशन शेल प्रिवेंट द डंपिंग ऑफ कोल रेस्ट फ्रॉम द माइन नियर द एंट्रेंस ऑफ माइन। मतलब आप कोल का डंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोल क्या है, वो बिक के हट जाता है वहां से बार बार। लेकिन ये जो सेल है वो क्या वहां पड़ा रह जाएगा, उसको तो कोई खरीदेगा नहीं जो कार्बोनेशियस मटेरियल है। तो इसीलिए बोल रहा है शाफ्ट या कोई भी माइन एंट्रेंस से 15 मीटर तक ये सारी चीजें डंप नहीं होना है। क्लियर। और क्या बोल रहा है, इन ओपन कास्ट वर्किंग, इन ओपन कास्ट वर्किंग एंड इन एनी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। ठीक है, ये ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल का मतलब समझ रहे हैं कि हमने जमीन के नीचे कोल निकाला तो उसके कारण क्या हो गया, सरफेस में ऐसे दरार पड़ गया। ठीक है, सरफेस में ऐसे दरार पड़ गया, ये दरार कहाँ तक चला गया, माइंस के अंदर तक चला गया। कोल के कारण कहीं कहीं आप कोल फील्ड में रहे होंगे तो देखे होंगे कि सरफेस में इस तरीके से दरार पड़ जाता है, और वो कहाँ दरार कहाँ तक चला जाता है, माइंस के अंदर तक चला जाता है। तो ये जो बोल रहा है ओपन कास्ट वर्किंग में या ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, जितने भी जंगली पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जनरी है या कोई भी हार्वेसियस प्लांट है, ये जंगली बोलेंगे या हार्वेसियस प्लांट, मतलब जो हमारे यूजफुल प्लांट है, हार्वेसियस प्लांट मतलब यूजफुल प्लांट है, सेल बी रिमूव्ड एंड ऑल डेड लीव्स एंड ड्राई वेजिटेशन। डेड लीव्स मतलब जो पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं पेड़ पौधे, वो क्लियर्ड सो ऑफन नेसेसरी टू प्रिवेंट एन आउटब्रेक ऑफ फायर। तो कहाँ कहाँ से हमें ये हटाना है, एक तो ओपन कास्ट वर्किंग से ये जो सूखे पत्ते, ठीक है, जंगली सूखे पत्ते जो भी हैं जिसमें आग लग सकता है, उनको कहाँ कहाँ से हटाना है, ओपन कास्ट वर्किंग से हटाना है। और जो ग्राउंड ब्रोकन बाई एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, जो मैंने बताया सरफेस में दरार पड़ जाता है कोल निकालने से, उस जगह से हमें ये सारी चीजें हटा देना है जिसमें आग लग सकता है। अब क्या बोल रहा है, नो पर्सन सेल डिपोजिट एनी हीटेड मटेरियल और एसेस ऑन एनी आउटक्रॉप। आउटक्रॉप आप लोग समझते हैं, आउटक्रॉप क्या होता है, कोल सीम जब सरफेस में आ जाता है, ठीक है, कोल सीम क्या हो जाता है, सरफेस में दिखने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, आउटक्रॉप। ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, और ये आपका कोल सीम है। ठीक है, कोल सीम अंडरग्राउंड में जाता है, लेकिन ये कोल सीम कैसे ऊपर आते आते यहाँ सरफेस में दिखने लगा, ये कोयला आपका दिखने लगा, तो इसको आउटक्रॉप बोलते हैं, जो सरफेस में दिखता है। क्लियर है। तो इस आउटक्रॉप में अपन क्या करेंगे, कोई हीट मटेरियल नहीं फेंकेंगे, ऐश नहीं फेंकेंगे, ऐश गर्म होता है। ठीक है, तो ये आउटक्रॉप यही है, जो सरफेस में कोयले का सीन दिखने लगता है, उसको आउटक्रॉप बोलते हैं। तो आउटक्रॉप में अपन क्या करेंगे, या किसी भी ओपन कास्ट माइंस में अपन क्या करेंगे, ये हीटेड मटेरियल को नहीं फेंकेंगे, आउटक्रॉप में फेंकेंगे, कोयले में सीम में आग लगेगा, वो आग नीचे जमीन तक पूरा फैल जाएगा, इसलिए यही बोल रहा है। ठीक है, या किसी भी ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। अब ग्राउंड ऊपर दरार पड़ा हुआ है, उसमें आप कोई हीट मटेरियल फेंक दिए, वो दरार से माइंस के अंदर चला गया और आग लगा देगा। इसलिए इन सारे जगह पे अपन क्या क्या करना है, कोई भी हीटेड मटेरियल या एसेस को नहीं फेंकना है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, देखिए, नो पर्सन सेल लाइट अ फायर और परमिट अ फायर टू बी लाइटेड इन ओपन कास्ट वर्किंग और विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू अ माइन। अब लोग आग में रात में ठंडी में क्या करते हैं, आग तापते हैं। ठीक है, आग तापने के लिए अपन क्या करते हैं, एक ढेर से आग का जला लेते हैं। तो यही बोल रहा है, कोई भी आग नहीं लगाएगा, ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग में या एंट्रेंस ऑफ माइन के 15 मीटर तक। ओके, क्लियर हुआ। आग तापते हैं ठंडी में, आग तापने के लिए लोग आग जला लेते हैं, तो वही बोल रहा है एंट्रेंस ऑफ माइन के 15 मीटर तक कोई भी आग नहीं जलाएगा, और ओपन कास्ट वर्किंग में भी कोई आग नहीं जलाएगा। परमिशन दे सकता है मैनेजर, एक्सेप्ट बाय द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द मैनेजर एंड ओनली फॉर अ स्पेशल पर्पस। कोई स्पेशल पर्पस के लिए ही आग लगाया जाएगा। ठीक है, अगर मैनेजर परमिशन देता है राइटिंग में, और जो भी परमिशन मैनेजर दे रहा है वो बॉन्ड पेज बुक में लिखेगा कि हाँ मैंने ये परमिशन दिया है। क्लियर है। और ये क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट दिस सब रेगुलेशन नॉट अप्लाई टू बॉयलर्स अदर देन वर्टिकल बॉयलर्स। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा वो बॉयलर के केस में अप्लाई नहीं होगा। छठवां पॉइंट क्या बोल रहा है, अ कॉम्पिटेंट पर्सन शैल वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज इंस्पेक्ट द टॉप ऑफ ऑल एंट्रेंस टू अ माइन ऑल ओपन। जो जो हमने ऊपर पढ़ा कि एंट्रेंस में आग नहीं लगना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, डेड लीव्स है, ये सब नहीं उस फेंकना चाहिए। ठीक है, वो सारा कौन करेगा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन हर 7 दिन में चेक करेगा कि जो जो हमने ऊपर पढ़ा वो सारा चीजें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था रेगुलेशन नंबर सब रेगुलेशन 6। सातवां क्या बोला, रिकॉर्ड ऑफ एवरी इंस्पेक्शन मेड अंडर सब रेगुलेशन 6
शैल बी मेंटेन इन अ बाउंड पेज बुक। और जो जो कंप्लेंट पर्सन ने क्या किया, वो जाके वहाँ सब कुछ चेक किया, उसको एक बाउंड पेज बुक में लिखेगा कि हाँ हर हर 7 दिन में मैंने वर्टिकल बॉयलर, बॉयलर तो होता है ना यार जिसमें क्या करते हैं पानी उबालते हैं, वो कोल इंडिया में नहीं है, कहीं कहीं क्या होता है माइंस, अपन माइंस भी है बगल में, प्लांट भी है, ठीक है, तो उस केस में बोल रहा है बॉयलर। अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, अब हम क्या करेंगे भाई साहब, बॉयलर, बॉयलर जिसमें पानी उबालते हैं, पावर प्लांट में देखे होंगे आप बॉयलर, क्लियर है। अब ये सिर्फ कोल इंडिया के लिए तो रेगुलेशन नहीं बना है, कुछ प्राइवेट माइंस बगल में अपना पावर प्लांट भी रखते हैं और कोयला भी निकालते हैं, ठीक। हम्म। अब 136 रेगुलेशन देखो क्या है, नो टिम्बर और अदर कम्बस्टिबल मटेरियल शैल बी यूज इन कंस्ट्रक्शन विद शाफ्ट लाइनिंग। जो शाफ्ट में हम लाइनिंग करते हैं ताकि शाफ्ट भसक ना जाए, उसके लिए लकड़ी का यूज नहीं करेंगे। रूम हॉइसिंग, कोई अंदर घर टाइप बना रहे हैं तो लकड़ी का यूज नहीं, सॉरी, मशीनरी रखने के लिए जो घर टाइप बनाते हैं उसके लिए लकड़ी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, या टिम्बर या कम्बस्टिबल मटेरियल का यूज नहीं करेंगे बिलो ग्राउंड में। ये अंडरग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है, रेगुलेशन 136 है, उसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे वो अंडरग्राउंड से रिलेटेड है, क्लियर। तो रेगुलेशन 136 में क्या बोल रहा है कि अंडरग्राउंड में जो भी हम मशीन रखने के लिए घर बनाते हैं वो टिम्बर या कम्बस्टिबल मटेरियल का नहीं होना चाहिए, ओके। और शाफ्ट में जो लाइनिंग करते हैं ताकि हमारा वो शाफ्ट की दीवारें भसक ना जाए, उसके लिए क्या करेंगे, वो आपका इन टिम्बर और कम्बस्टिबल मटेरियल का नहीं होना चाहिए। वुड कटिंग्स मतलब क्या होता है, बुरादा समझते हैं, लकड़ी अगर हम नीचे खूंटा वगैरह काटते हैं तो उससे क्या होता है, वुड कटिंग्स निकलते हैं जिसको बुरादा बोलते हैं। वो क्या करेंगे, बैकग्राउंड में नहीं छोड़ेंगे, उसको सरफेस में लेके आ जाएंगे शिफ्ट के एंड में, ठीक है, सरफेस में लेके आ जाएंगे शिफ्ट के एंड में। सॉफ्ट लाइनिंग यार पढ़ाया गया था शायद, कि शाफ्ट जब हम खोदते हैं तो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, लाइनिंग कर देते हैं ताकि ये जो मिट्टी है साइड का वो गिर ना जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, नो पर्सन से लाइट अ फायर और परमिट फायर टू बी लाइटेड इन एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड प्रोवाइड दैट। देखो, जो अंडरग्राउंड में कोई भी आग नहीं जलाएगा, उसके क्या क्या है देखो, हाँ, ये दो चीजें हैं इसमें। वेल्डिंग, ये क्वेश्चन आता है कि वेल्डिंग जो करते हैं, रिपेयरिंग के लिए अंडरग्राउंड में वेल्डिंग करना पड़ता है, तो उसके केस में जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री है, फर्स्ट और सेकंड डिग्री है, इस केस में परमिशन कौन देगा, मैनेजर देगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। परमिशन कौन देगा, मैनेजर देगा फर्स्ट और सेकंड डिग्री के केस में। और ये थर्ड डिग्री के केस में जो हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या रिपेयरिंग करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मतलब आग निकलता है उससे, ठीक है, तो उसका परमिशन कौन देगा, रीजनल इंस्पेक्टर देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन था इसमें से, कि एक तो हमें कोई भी फायर अंडरग्राउंड में नहीं जलाना है, ठीक है, फायर कोई भी हमें लाइटेड नहीं करना अंडरग्राउंड में, लेकिन रिपेयरिंग और वेल्डिंग, रिपेयरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री में कौन परमिशन देगा, मैनेजर देगा, और थर्ड डिग्री में आपका परमिशन कौन देगा, रीजनल इंस्पेक्टर देगा। जिसका माइनिंग ज्ञान ओपन नहीं हो रहा है वो आकाश को कांटेक्ट करें, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड में भैया मैनेजर, थर्ड डिग्री में आपका रीजनल इंस्पेक्टर, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, नो पर्सन शैल लीव और पोर्टेबल लाइट और लैम्प बिलो ग्राउंड। जो भी हम लैंप ले गए हैं साथ में, पोर्टेबल लाइट ले गए हैं, उसको बिलो ग्राउंड में नहीं छोड़ेंगे, अनलेस ही हैज प्लेस्ड इट इन चार्ज ऑफ सम अदर पर्सन रिमेनिंग देयर, ठीक है, किसी और को हम चार्ज में दे के आ सकते हैं लेकिन ऐसी छोड़ कर नहीं आ सकते कि चल ठीक है बहुत बोझा है तो छोड़ कर आ गए। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अंडर एड ऑफ शिफ्ट अनलेस द मार्क माइन इज वर्क बाई कंटिन्यूस सक्सेशन। कंटिन्यूस सक्सेशन समझ रहे हैं, एक लोग आ रहे हैं तो ये टीम जा रही है, ये क्या हो गया, कंटिन्यूस सक्सेशन। और क्या होता है, एक बार सारा टीम चला गया, अब आएगा 1 घंटे बाद, या रात का हो गया, आज दिन भर काम हो गया, अब कल काम होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, सारे पर्सन जो है वो लाइट को बंद कर देंगे, जितना भी लाइट है उसको बुझा देंगे, ठीक है, और ऑल पावर्स कट ऑफ, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का पावर है उसको कट ऑफ कर देंगे। कंटिन्यूस सेशन चल रहा है तो उस केस में नहीं, लेकिन इस तरीके का केस है कि आज आज दिन भर का काम हो गया, अब कल काम होगा, तो उस केस में सारे पावर कट ऑफ कर देंगे और जितने भी लाइट जल रहे हैं उसे बुझा देंगे हम, ओके। छठवां पॉइंट क्या बोला, प्रोविजन शैल बी मेड टू प्रिवेंट एन आउटब्रेक ऑफ फायर बिलो ग्राउंड।
or the spread of fire from any one part of the adjoining mine, and adequate steps shall be to control or isolate any such firefighting or heating that may occur. अब देखो मान लो कहीं बिलो ग्राउंड में आग लग गया, ठीक है, आग लग गया तो और उसको आग फैल रहा है, तो आग को एक जगह से दूसरे जगह में फैलने से रोकने के लिए हम एडिक्वेट स्टेप्स लेंगे ताकि वो वहीं कंट्रोल हो जाए और आइसोलेट हो जाए, ठीक है। All unused workings connected to the surface through a walkable entrance which is not permanently closed. जितने भी अनयूज्ड वर्किंग है जो कि सरफेस से डायरेक्ट कनेक्ट है, वहां काम नहीं हो रहा है। अनयूज्ड वर्किंग मतलब वहां काम नहीं हो रहा है सॉरी, अनयूज्ड वर्किंग मतलब वहां काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या है, सरफेस से कनेक्ट है, वॉकेबल एंट्रेंस से, ठीक है, जहां आना जाना कर सकते हैं। तो और वो परमानेंटली क्लोज नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हर 30 दिन में इंस्पेक्ट करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन। कौन बंद करेगा, ये कॉम्पिटेंट पर्सन, किसी को मैनेजर कॉम्पिटेंट पर्सन को असाइन कर देगा कि आपका जिम्मेदारी है इसे बंद करने का, लाइट जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो हर 30 दिन में क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कंपोनेंट पर्सन फॉर साइन ऑफ illicit distillation of liquor, and a report of every such inspection shall be recorded in a bond page book kept for the purpose, ठीक है। तो जो भी ऐसा जगह है जहाँ काम नहीं हो रहा है, अनयूज वर्किंग है, लेकिन वो डायरेक्ट सरफेस से क्या है, कनेक्टेड है, वॉकेबल एंट्रेंस से, वहां मतलब जाया जा सकता है और वो परमानेंटली क्लोज नहीं है, तो वहां जाके कंप्लेंट पर्सन देखेगा कि इलिसिट मतलब क्या है भैया, कि अवैध टाइप बोल सकते हो, कि डिस्टिलेशन मतलब वो लिक्वर जो पानी है वहां उससे कोई भाप जैसा तो नहीं निकल रहा। अब वहां गर्मी, आग लगेगा तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, उससे कुछ भाप जैसा निकलेगा, ठीक। लिक्वर मतलब पानी जैसा कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है, दारू मत बोलो, ठीक है। तो उस जगह पे कंप्लेंट पर्सन हर 30 दिन में जाकर देखेगा कि कुछ जो पानी वगैरह है उससे कुछ भाप जैसा तो नहीं निकला, गर्मी से क्या, सॉरी, आग लगता है तो पानी गर्म होगा, उससे भाप जैसा निकलेगा, तो उसको अपन illicit distillation ऑफ लिक्वर बोलते हैं। एंड रिपोर्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन, ठीक है, ये जो भी इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं उसको बाउंड पेज बुक में कर देंगे। डेज रिलेटेड डाटा आपका अलग से ऐप में एक दिया हुआ है, ठीक है, सीएमआर का जो डेज रिलेटेड डाटा है उसको ऐप में अपलोड किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड नोट्स, ठीक है, उसको आप देखें, उसको बार बार पढ़ें, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार में याद हो जाएगा, हर 2-3 दिन में एक बार उसको पढ़ते रहें, उसका प्रिंट आउट निकलवा ले, डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों को दे दिया गया था, उसका प्रिंट आउट निकलवा ले और उसको डेली 3-4 दिन में देखते रहें, तो वो डेज रिलेटेड डाटा है वो याद हो जाएगा, ठीक है। ऐप में क्वेश्चन बैंक जो एनसीएल के टाइम आपका निकाल बनाया गया था, क्वेश्चन करके एक फोल्डर था, उसके अंदर सारा चीजें था, ठीक है, सीएमआर करके दो तीन बहुत 5-6 पॉइंट था, ठीक है, जिसमें आपका सीआईआरआई रिलेटेड अलग से क्वेश्चन था, उसी में डेट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपका था, किसी ने देखा होगा तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। क्लियर? नहीं मिलेगा तो आकाश को कांटेक्ट करेंगे, वो बता देगा, नहीं तो मुझे देगा, ठीक है। चलिए, रेगुलेशन नंबर एक दिखा दीजिए। अरे ये सब यार टाइम बर्बाद मत करो, वैसे ही रेगुलेशन पीछे चल रहा है, आप लोग नहीं मिलेगा तो आप फोन कॉल करके पूछिए ना यार, ये सब ठीक है, अब दिखाने में टाइम बर्बाद होगा। प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी टेकन अगेंस्ट द डेंजर ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है, ये सारा प्रिकॉशन हम क्या करेंगे, डेंजरस स्पॉन्टेनियस हीटिंग, देखो स्पॉन्टेनियस हीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अभी तक हम आग की बात कर रहे थे, अब हम क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग की बात, ठीक है, मुझे कॉल करना, अगर नहीं दिखेगा मुझे कॉल करना, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है, या तो एक छोटा सा वीडियो बना के मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा कि देखो यहाँ पास है। चलिए आप सबको मैं एक छोटा सा वीडियो बना के व्हाट्सएप में डाल दूंगा, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। चलिए रेगुलेशन नंबर 137 कंटिन्यू करते हैं। रेगुलेशन नंबर 137 का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, कि हमारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग लगभग हम जानते हैं कि कोयले में स्वतः आग लग जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन से क्या होता है, कोयला में स्वतः आग लग जाता है, उधर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो देखिए स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। पहला पॉइंट किया जाए है, द सीम और सेक्शन शैल बी वर्कड इन पैनल्स, जो भी हमारा कोयले का सीम है वो किसमें काम होगा, पैनल्स में। पैनल्स आप जानते हैं क्या होता है, ठीक, पैनल्स
क्या होता है, अब ये हमारा इतना बड़ा माइंस है, इतना बड़ा ये हमारा माइंस है, तो इसको हम एक साथ ना करके क्या करते हैं, पैनल्स में बांट देते हैं। ठीक है, एक ये पैनल हो गया, एक ये पैनल हो गया, एक ये पैनल हो गया, एक ये पैनल हो गया। पैनल मतलब अब ये सेपरेट एक माइंस जैसा काम करेगा। ठीक है, आने जाने का बस रास्ता अपन छोड़ते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, आट या तो कोयले का ही पिलर पूरा छोड़ देते हैं, या तो फिर अगर पहले से हमारा डेवलप्ड है तो उस केस में अपन आर्टिफिशियल स्टॉपिंग बनाते हैं। ओके। तो पैनल से ही होता है कि माइंस को पूरे माइंस में हम डेवलप ना करके माइंस को कुछ पैनल्स में बांट देते हैं, फिर वहाँ काम करते हैं। तो पैनल से बांटने से क्या होता है कि मान लो यहाँ कुछ स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ या आग लगा, तो अपन इसको जल्दी से इस पैनल को बंद कर दिए, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इन सारे चीज़ों में नहीं पड़ेगा। पैनल्स के काम करने का फायदा यही होता है कि मान लीजिए इस पैनल में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ या आग लगा, तो अपना ये सारे पैनल्स क्या है, सुरक्षित हैं। ठीक है, इसको अपन जल्दी से बंद कर देते हैं, जो भी आने जाने का रास्ता है, ठीक, उसको हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे, और ये पैनल क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। अब यहाँ आइसोलेट हो गया मतलब यहाँ ऑक्सीजन जाना बंद हुआ, ऑक्सीजन जाना बंद हुआ मतलब आग बुझ गया। आग का सबसे बड़ा किसके कारण है, बिना ऑक्सीजन का क्या आग कभी नहीं लगेगा। ठीक है। हम्म। तो ये भी बात है। अब पहला पॉइंट क्या था, देखो पहला पॉइंट क्या था, द सीम और सेक्शन सेल बी वर्कड इन अ पैनल हैविंग इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन। हर पैनल का क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन होगा, उसका इनटेक अलग होगा, रिटर्न अलग होगा। ठीक, इन सच अ मैनर दैट इट इज पॉसिबल टू आइसोलेट वन फ्रॉम अनदर इजिली व्हेन नेसेसरी। ताकि इसलिए ऐसा बनाया जाता है, पैनल में काम किया जाता है, ताकि कुछ होने पे उसे आइसोलेट कर दिया जाए आसानी से, जो मैंने अभी ऊपर में फिगर से बताया। वेयर द सीम और सेक्शन हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, अगर पहले से ही पूरा माइंस डेवलप है तो अपन क्या करेंगे, विदाउट कंप्लाइंग द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल पैनल बनाएंगे। आर्टिफिशियल पैनल मतलब कोयले का पिलर पूरा ना छोड़कर जो हमारा रास्ता है उसमें अपन स्टॉपिंग बना देंगे, तो वो क्या होगा, एक आर्टिफिशियल पैनल जैसा काम करेगा। क्लियर, आर्टिफिशियल पैनल समझ में आ रहा है ना, पढ़े तो होंगे ही सब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि अगर ऑलरेडी डेवलप है तो पैनल में कैसे बनाएंगे उसको, पैनल कैसे बनाएंगे, आर्टिफिशियल पैनल। अगर ऑलरेडी डेवलप नहीं है तो अपन कोल के पिलर को ही छोड़ देते हैं और सिर्फ आने जाने का रास्ता छोड़ते हैं, जो नेसेसरी। ठीक है, इन वेंटिलेशन के लिए आने जाने का रास्ता ही, कुछ रास्ता ही छोड़ते हैं पैनल में। इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ, देखो ये क्वेश्चन आता है कि पैनल का साइज हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पैनल का क्या साइज होगा। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड पे डिपेंड करता है कि कोल सीम का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि पैनल का साइज आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, कि पैनल का साइज कितना होना चाहिए। ओके, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोल सीम, ताकि हमारा जो भी कोयला है वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अंदर हम निकाल लें। ये लाइन क्या लिखा है, consideration shall be given to enable complete extraction of the pillar therein within the incubation period of the coal seam, कि हमारा जो कोयला है उसको इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अंदर हम उस पैनल से निकाल ले, इतना बड़ा पैनल का साइज हम छोड़ते हैं। अब भैया इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो कोयला पहली बार वैसे कंडीशन में आता है जब टूट कर, कोयला मान लो एकदम वो कॉम्पैक्ट है, पिलर में है, तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही वो टूट कर ऐसे नीचे बिखरा, तो वो क्या हुआ, उस कंडीशन में आ गया कि उस स्पॉन्टेनियस हीटिंग उसमें हो सकता है। तो इस कौन सा टाइम पीरियड, मतलब क्या होता है, टाइम, पहली बार उस कंडीशन में आया स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है, और कब तक, जब उसमें फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ना हो, उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आया इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, पढ़े तो सब होंगे ही, कि पहली बार उस कंडीशन में आया, एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, उस एटमोस्फेयर में पहली बार आया कि उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है, और पहला इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग जब होता है, उस पीरियड के बीच को अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो पैनल का साइज कितना होना चाहिए, कि जितना भी कोयला है हमारा पैनल में, पिलर है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अंदर निकाल लें। चौथा पॉइंट क्या बोला, नो कोल सेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल शैल बी लेफ्ट और स्टेक्ड बिलो ग्राउंड। स्पॉन्टेनियस हीटिंग से कैसे बचा सकता है, कि जो कोयला है, सेल है, कार्बोनेशियस मटेरियल जो हमारा पड़ा रहता है इधर उधर गैलरी में बिखरा रहता है, वो कहीं बिलो ग्राउंड में हम जमा करके ना रखें। ठीक है, अंडरग्राउंड में कोई भी कोयला, सेल या कार्बोनेशियस मटेरियल को स्टेक्ड मतलब क्या, जमा करना, जमा करके हम नहीं रखेंगे। क्लियर, गया क्या।
बचा। 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है, वेयर रिमूवल ऑफ, जो कोयला गिर जाता है माइंस में, ठीक है, फॉलन कोल, फॉलन कोल समझ रहे हैं, कोयला इधर उधर गिरना, गिर जाता है, उसको हम रिमूवल नहीं कर पा रहे हैं, द एरिया शैल बी इफेक्टिवली सील्ड ऑफ, हम क्या करेंगे, उस एरिया को सील्ड कर देंगे। सील्ड करने से क्या फायदा होगा कि वहां ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा ही नहीं। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसको मिलते रहता है कोयले को, तो उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। क्लियर। तो अगर हमारा किसी पैनल में कोयला वेला इधर उधर पड़ा हुआ है, फॉलन कोल को हम हटा नहीं पा रहे हैं, तो उस पैनल को सील कर दो भैया, जब तक दूसरे पैनल में काम करो। 6वां पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज परमिटेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बाय एन ऑर्डिनरी सब्जेक्ट, नो एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर इन एनी सीम और सेक्शन शैल बी कमेंस्ड until fire dams और stoppings have been provided in all entrance to the panel। अब देखो जब डिप्लरिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लरिंग कर रहे हैं तो उस केस में हाँ, चीफ इंस्पेक्टर तब तक परमिट नहीं करेगा डिप्लरिंग करने को, चीफ इंस्पेक्टर डिप्लरिंग करने को तब तक परमिट नहीं करेगा जब तक आप उस पैनल में क्या कर दो, फायर डैम्स ना बना दो और स्टॉपिंग्स ना बना दो। फायर डैम्स भी एक तरीके का स्टॉपिंग होता है, जिसमें आपके पाइप वगैरह निकले रहते हैं, इस तरीके से पाइप अंदर का रहता है, ठीक है, पाइप से क्या करते हैं आप, एयर का सैंपल लेते रहते हैं बीच बीच में, ताकि आपको पता चलता है कि अंदर आग लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है, वो सीओ बाई ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस बाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये आपने ग्राहम्स रेशियो पढ़ा होगा। ग्राहम्स रेशियो आपने पढ़ा होगा, तो उससे कहाँ गया यार, हाँ है, क्लियर। तो फायर डैम्स और स्टॉपिंग ये सब विनोद सर बहुत डिटेल्स में लेंगे, इसलिए अपन इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, विनोद सर वेंटिलेशन लेने वाले हैं, वो अच्छे से ये सब समझाएंगे, ठीक है। तो जो पैनल का एंट्रेंस है वहां क्या हम बनाएंगे, फायर डैम और स्टॉपिंग जब तक नहीं बनाएंगे तब तक चीफ इंस्पेक्टर परमिशन नहीं देगा डिप्लरिंग का, एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स मतलब डिप्लरिंग, ओके। इन द फायर डैम और स्टॉपिंग बिल्ट इन एंट्रेंस विच आर टू बी केप्ट ओपन फॉर वेंटिलेशन, अब एंट्रेंस में हम जो फायर डैम्स और स्टॉपिंग बनाए हैं वो क्या है, उसमें हम एक थोड़ा सा जगह खोलेंगे वेंटिलेशन के लिए और हॉलेज के लिए, ठीक है, suitable doors और openings may be left and bricks and other suitable materials shall be kept readily available in the vicinity। देखो अब जो पैनल्स में हमने ये फायर डैम्स और स्टॉपिंग बनाया है उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, क्या चीज के लिए भैया, वेंटिलेशन के लिए, हॉलेज के लिए, ठीक है, आदमी के आने जाने के लिए, और ये ब्रिक्स ये सब हम तैयार रखेंगे, ब्रिक्स मतलब ईटा वगैरह सीमेंट वगैरह हम तैयार रखेंगे कि जैसे ही पैनल में आग लगेगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा तो उस पैनल को हम जल्दी से बंद कर दें, ठीक है। तो उस पैनल को हम जल्दी से, जो भी एंट्रेंस हम छोड़े हैं आने जाने के लिए, जैसे ही ये पैनल में आग लगा या कुछ भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग का इंडिकेशन दिखा तो उसको हम जल्दी से पूरा बंद कर देंगे, इसलिए जो ब्रिक्स एंड अदर सुटेबल मटेरियल लिखा है उसे हम हमेशा अवेलेबल रखेंगे बगल में ही, कि जैसे हमें फायर या स्पॉन्टेनियस हीटिंग का इंडिकेशन मिला अपन उस रास्ते को बंद कर दिए। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, शेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल शेल नॉट बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर डैम्स और स्टॉपिंग, जो फायर डैम्स और स्टॉपिंग बना रहे हैं वो सीमेंट वगैरह का ही बनाना है, ये नहीं कि शेल, मतलब शेल क्या है, एक पत्थर जैसा ही होता है, उसी को अपन क्या कर दिए, पाट दिए। तो सेल और कार्बोनेशियस मटेरियल इन सब सारे की मदद से अपन फायर डैम और स्टॉपिंग नहीं बनाएंगे। 9वां पॉइंट क्या है, पैनल सेल बी आइसोलेटेड बाय एडिक्वेट स्टॉपिंग एज सुन एज इट हैज बीन गोव्ड आउट, जैसे ही गोव्ड आउट मतलब पूरा पिलर हमने निकाल लिया तो उस पैनल को क्या कर देना है, स्टॉपिंग बना के आइसोलेट कर देना है, ठीक है। आरआई से परमिशन मांगते हैं, अच्छा जो डिप्लरिंग का परमिशन बोल रहे हो ना, आरआई देता है, और इसमें डिप्लरिंग का परमिशन आरआई देता है, ठीक है। लेकिन ये परमिशन मांग नहीं रहे हैं, जब तक हम परमिशन ना मांग ले, देखो ये लाइन देखो, एक थोड़ा सा ये मिस हो रहा है कि तब तक हम इसको, अगर चीफ इंस्पेक्टर रिटर्न में परमिशन दे देता है कि आप पिलर को, सॉरी, जो फायर डैम और स्टॉपिंग बनाए बिना हम, अगर देखो एक कोई कोई मैनेजर होशियार होता है या कहीं कंडीशन नहीं होता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर से रिटर्न में परमिशन मांग लेगा कि सर हम फायर डैम और स्टॉपिंग नहीं बनाएंगे और हम क्या करना चाहते हैं, डिप्लरिंग करना चाहते हैं। इस केस में चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा कि आप फायर डैम और स्टॉपिंग बिना बनाए, जब आपको
वो डिप्लरिंग करना है, उस केस में चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेगा। और ओवरऑल जो डिप्लरिंग का परमिशन लेते हैं वो आरआई से लेते हैं। ठीक है, वही मैं भी बोल रहा हूँ भाई। ये क्या लिखा है, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज परमिटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर, मतलब चीफ इंस्पेक्टर यदि परमिट कर रहा है उस केस को छोड़कर। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि चीफ इंस्पेक्टर यदि परमिट कर रहा है रिटर्न में कि आप बिना फायर डैम और स्टॉपिंग बनाए एक्सट्रैक्शन पिलर कर रहे हैं, तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर परमिट नहीं किया है कि आप फायर डैम और स्टॉपिंग बनाए बिना एक्सट्रैक्शन और पिलर कर सकते हैं, तो उसमें अपन को फायर डैम और स्टॉपिंग के बिना एक्सट्रैक्शन और पिलर नहीं कर सकते। क्लियर, डिप्लरिंग का आरआई से, लेकिन फायर डैम और स्टॉपिंग के बिना यदि हमें डिप्लरिंग करना है तो उस केस में आपको सीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। 10वां पॉइंट क्या बोला, ऑल द आइसोलेशन स्टॉपिंग इरेक्टेड टू सील ऑफ द गोफ्स और टू आइसोलेट ओल्ड अबंडन और डिसयूज वर्किंग और टू आइसोलेट एरिया अफेक्टेड ऑफ फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग शेल बी प्लास्टर्ड विथ सीमेंट एंड व्हाइट वाश। जितना भी हमने आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया है, आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या, आइसोलेट कर दिए, पूरा पैनल को हम आइसोलेट कर दिए, वहां एक भी हवा अंदर नहीं जा रहा है। ठीक, तो उस केस में क्या करना है, अपन को व्हाइट सीमेंट से प्लास्टरिंग, जो घर वगैरह में हमने प्लास्टर करते हैं उससे क्या करेंगे, सीमेंट से प्लास्टर करना है और चूना से अपन को पोत देना है, व्हाइट वॉश कर देना। ठीक, 9वां पॉइंट जो बोल रहे हो आप, पैनल सेल बी आइसोलेटेड जैसे ही गोव्ड आउट होता है। गोव्ड आउट मतलब क्या, ये जो लिखा है गोव्ड आउट, गोव्ड आउट का मतलब होता है सारा पिलर हमने निकाल लिया। ठीक, अब सब कुछ निकाल लिया उस पैनल से, अब हमें कोई काम नहीं करना है। तो उस केस में जैसे ही गोव्ड आउट हुआ तो उस पैनल को हम आइसोलेट कर देंगे स्टॉपिंग बनाकर। ठीक है, ये 9वां पॉइंट था आपका। 11वां पॉइंट बोल रहा है, सफिशिएंट मटेरियल फॉर डीलिंग विद फायर शैल बी केप्ट रेडी एट सुटेबल प्लेसेस बिलो ग्राउंड फॉर ट्रांसमिट और यूज, सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन शैल बी ट्रेंड इन द यूज ऑफ सच मटेरियल। अब जो भी हमारा आग कभी भी लग सकता है तो अपन क्या करते हैं, आप देखे होंगे बाल्टी वगैरह में बालू रखा रहता है, तो वो सब चीजें वही लिखा है कि सफिशिएंट मटेरियल हमें क्या रखना है, फायर से लड़ने के लिए हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर, बालू या जो भी है वो सारा चीजें हमें रखना है बिलो ग्राउंड में। और सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन को ट्रेंड रखना है कि भैया आग लगेगा तो इस मटेरियल को कैसे यूज करना है। ओके, 12वां पॉइंट ये कहता है, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन अर्ली स्टेजेस, स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए रिटर्न एयर डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट, डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट का जो रिटर्न एयरवे है उसको क्या करेंगे, ऑफ एवरी गोप विच हैज शैल बी टेस्टेड, मतलब कहाँ टेस्ट करना है ये देखो। स्पॉन्टेनियस हीटिंग को जब अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट करेंगे, अर्ली स्टेज मतलब शुरुआत को ही डिटेक्ट कैसे करेंगे, जो भी हमारा रिटर्न एयरवे है, जो भी हमारा रिटर्न एयरवे है, ठीक है, डिसिप्लिन डिस्ट्रिक्ट का जो रिटर्न एयरवे है और जो भी गोफ है जिसे आइसोलेट नहीं किया गया, वहां से क्या टेस्ट करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आग लगता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है। ये ध्यान में रखिए एकदम दिमाग में कि आग लगने से कौन सा गैस बढ़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है। तो जो भी रिटर्न एयरवे है डिप्लरिंग में, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, या गोफ में, तो उसको क्या करेंगे, उसका हम क्या परसेंट चेक करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहाँ से करेंगे, रिटर्न एयरवे ऑफ डिप्लोइंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days विथ एन ऑटोमेटिक डिटेक्टर ऑफ टाइप अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। सीओ कैसे डिटेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक डिटेक्टर जो कि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे मिथेनोमीटर, मल्टी गैस डिटेक्टर, ये सारी चीजें आ गई है, मल्टी गैस डिटेक्टर। तो जो भी डिटेक्टर है वो अप्रूव होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक है, तो कहाँ करेंगे, रिटर्न एयरवे में कार्बन मोनोऑक्साइड करेंगे, हर 7 दिन में करेंगे। कंप्लीटली एनालाइज वंस एटलीस्ट इन एवरी 30 days, हर 30 दिन में क्या करेंगे, ग्राहम्स रेशियो आपने पढ़ा होगा, रेशियो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कितना कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और कितना ऑक्सीजन ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपने पढ़ा होगा कि ये जो CO/O2 है, CO/O2 है, इसका किस केस में क्या होता है। ठीक है, तो 3% को क्या बोलते हैं अपन, एक्टिव फायर। 3% को एक्टिव फायर, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। 2% को क्या बोलते हैं, एडवांस स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है फायर।
ठीक है। 1% को क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। और 0 to 1% तो को क्या बोलेंगे, 0.5 है शायद ये, 0.5 to 1% को नॉर्मल बोलेंगे। इस तरीके से आप नीचे से ऊपर जाइए कि 3% एक्टिव फायर हो गया, 2% आपका एडवांस स्टेज में चला गया, 1% आपका क्या है, एग्जिस्ट है। ई से क्या हो गया, एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। और 0.5 to 1% को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ये CO और O2 से ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टिव फायर कब है, तो 3% एक्टिव फायर, 2% एडवांस स्टेज में आ गया फायर के, 1% एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, और 0.5 to 1% में नॉर्मल। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं CO/O2 से। बाकी वेंटिलेशन तो पढ़ाएंगे ही विनोद सर, और डिटेल में ये सारी चीजें, ग्राहम्स रेशियो इसको बोलते हैं, और आपको बता दिया जाएगा। क्लियर। तो CO/O2 इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, जो 3% से 0.5 to 1% मैंने बताया, वो परसेंट के हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग एक्टिव फायर है कि एग्जिस्टिंग है कि नॉर्मल है। ठीक, यह हर 30 दिन में किया जाता है। प्रोवाइडेड इफ सच सक्सेसिव तो एनी स्टडी, अगर कहीं भी इंक्रीज शो करता है, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें कहीं भी दिखाता है कि CO फॉर्म्ड ऑक्सीजन ऑब्जर्व जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है, सुइटेबल मेजर शैल बी टेकन टू डिटरमाइन द साइट ऑफ द हीटिंग एंड टू डील विथ इट। तो हम क्या करेंगे भैया, उसको डील करने के लिए जो हमसे हो सकता है वो सारी चीजें करेंगे। क्लियर। क्या रिपीट किया जाए, CO2 को, चलो ये पहले 15 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताना। द रिजल्ट ऑफ एवरी टेस्ट रेफर टू इन सब रेगुलेशन टू, जो हमने दो टेस्ट किया ना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंट और CO2 वाला जो टेस्ट किया, उसको बॉन्ड पेज बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, साइन एंड डेटेड बाय द पर्सन कैरिंग आउट द टेस्ट। एवरी डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी इंस्पेक्टेड ऑन एवरी आइडल डे एंड a report of every such inspection shall be recorded in a bond page book। जो डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जहां से पिलर निकाला जा रहा है, उसको हर आइडल डे में इंस्पेक्ट करते रहना है हमें। चलो 12 को एक बार और रिपीट कर देंगे, पहले 15 तक इसको कंप्लीट कर देंगे। तो डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसको हर आइडल डे में हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन करते रहना है। ठीक, और जो भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसको बॉन्ड पेज बुक में लिखते रहना है। क्लियर। 15 पॉइंट क्या बोलता है, जितने भी अनयूज वर्किंग है, और इंक्लूडिंग वो भी जो अनयूज वर्किंग जिन्हें सील्ड ऑफ कर दिया गया है, ठीक है, एंड आइसोल स्टॉपिंग बिल्ड अराउंड गोव्स आउट एरिया शैल बी इंस्पेक्टेड ऑन वर्क लिस्ट एवरी 7 days बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। देखो, ये जो 15वां पॉइंट क्या कह रहा है कि जितना भी हमारा अनयूज वर्किंग है उसे हर 7 दिन में इंस्पेक्शन करना है। उस को भी जिसे हमें सील्ड ऑफ कर दिया गया है, जो पैनल से हमारा पिलर वगैरह निकल गया है, या कभी सील्ड ऑफ हो गया, आग लगा था उसे हमने सील कर दिया है, उसको भी क्या करना है, हर 7 दिन में इंस्पेक्शन करना है। ठीक। फॉर एनी रिस्क ऑफ फायर एंड रिपोर्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन अ बॉन्ड पेज बुक kept for the bond page book kept for the purpose and shall be signed and dated by the person making the inspection. Where at any mine or part special condition exists which make compliance with any of the provisions of this regulation not necessary or reasonably practicable, वेयर एट एनी माइन, किसी भी माइंस में या पार्ट स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट होता है, ठीक है, जहाँ ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जो जो हमने रेगुलेशन ऊपर पढ़ा वो सारा प्रैक्टिसेबल नहीं है, तो उस केस में रीजनल इंस्पेक्टर राइटिंग में दे सकता है, चलो ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है। जो जो हमने ऊपर पढ़ा, अगर वो प्रैक्टिसेबल नहीं है, किसी माइंस में वैसा कंडीशन एग्जिस्ट नहीं है, तो वहाँ रीजनल इंस्पेक्टर से अपन रिलैक्सेशन ले सकते हैं। क्लियर। 17 पॉइंट क्या बोल रहा है, वेयर कोल इज स्टेक्ड ऑन सरफेस, जहां सरफेस में कोल को इकट्ठा किया गया है, सुइटेबल अरेंजमेंट शैल बी मेड फॉर स्टेइंग ऑफ वाटर। अब देखो, सरफेस में भी तो कोयले आप देखे ही होंगे कि कोयला का ढेर पड़ा हुआ है स्टॉक में और उसमें आग लग गया। तो इससे स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बचने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा स्टॉक में कोयला पड़ा है उसमें आपको पानी का छिड़काव हमेशा करना है, या कोई भी फायर रेजिस्टेंट और सप्रेशन मटेरियल ऑन कोल स्टैक एट रेगुलर इंटरवल सो एज टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक, तो आपने देखा भी होगा जो ओपन कास्ट माइंस में या अंडरग्राउंड में भी जो बाहर कोयला को हम स्टॉक करते हैं, वहाँ पानी का छिड़काव पाइपलाइन एक बिछा देते हैं, कंटिन्यूस पानी का छिड़काव होते रहता है। ठीक है,
तो ये ओपन कास्ट में भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, उससे बचने के लिए हमें पानी का छिड़काव रेगुलरली इसको करना है। ठीक है, हाइड्रोलिक फ्लूइड जो यूज हो रहा है वो फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जो बिलो ग्राउंड में कौन सा हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होगा, जो कि फायर रेजिस्टेंट हो, मतलब लाइन लिखा है हाइड्रोलिक फ्लूइड विच इज नॉट फायर रेजिस्टेंट शेल नॉट बी यूज बिलो ग्राउंड। अगर आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड फायर रेजिस्टेंट नहीं है तो वो बिलो ग्राउंड में यूज नहीं होगा। ओके, 19वां पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रिकॉशन शैल बी टेकन टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड और ऑयल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद हॉट सरफेस। जो हॉट सरफेस में हाइड्रोलिक फ्लूइड अगर कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, उसमें आग लग सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अपरेटस या केबल स्पार्क के कांटेक्ट में आएगा हाइड्रोलिक फ्लूइड तो उसमें आग लग सकता है। तो हमें प्रिकॉशन लेना है कि जो हाइड्रोलिक फ्लूइड्स है या ऑयल्स है वो हॉट सरफेस के कांटेक्ट में ना आए। कंबस्टिबल ऑयल और मटेरियल से नॉट बी यूज्ड और फॉर फिलिंग इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, कंबस्टिबल ऑयल्स मटेरियल से सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फिलिंग करने के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए। 21वां पॉइंट बोल रहा है नॉर्थ विद डिसेंडिंग कंटेंट सब रेगुलेशन 18, 19, 20 जो हमने ऊपर पढ़ा या हाइड्रोलिक फ्लूइड। ठीक है, हाइड्रोलिक फ्लूइड कंबस्टिबल ऑयल ये सब जो हमने पढ़ा वो रीजनल इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, डिग्री 1 गैसी माइंस में हाइड्रोलिक फ्लूइड फायर रेजिस्टेंट। ठीक है, माइन सब्जेक्ट मतलब जो हमारा फायर वो फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसको डिग्री 1 माइंस में काम करने के लिए दे सकता है रिटर्न में रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, अगर डिग्री 1 माइंस में तो उसमें अपन रीजनल इंस्पेक्टर परमिट कर सकता है कि आप यूज कर सकते हैं। एक भाई को किसी में प्रॉब्लम था 12वां पॉइंट में। 12वां पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है। ये 12वां पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अर्ली स्टेज में शुरुआत, हाँ, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ये आपको क्वेश्चन पूछता है कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या है, जो आपका नमी आ जाता है ना, सो क्या बोलते हैं यार, पानी पानी जो निकलने लगता है कोयले से, वो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग है। क्लियर। तो देखो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अर्ली स्टेजेस में मॉइस्चराइजिंग बोलेंगे शायद, मॉइस्चराइजिंग ही बोलेंगे, जो पानी जैसे निकलता है पसीना, हाँ उसका एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, मॉइस्चराइजिंग या कुछ ऐसा वर्ड है, मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर, मॉइस्चर बोल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपका फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, ये क्वेश्चन आता है। स्वेटिंग, स्वेटिंग, ठीक। स्वेटिंग, वही वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा था। नमी, हिंदी में नमी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या है, नमी। तो इंडिकेशन अर्ली स्टेज मतलब शुरुआत में ही जो हम स्पॉन्टेनियस हीटिंग को कैसे डिटेक्ट करेंगे उसके लिए दिया गया है। तो क्या दिया गया है, रिटर्न एयरवे में, डिप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न एयरवे में या गोफ में हमें क्या चेक करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज हर 7 दिन में। ठीक है, बाई ऑटोमेटिक डिटेक्टर, जो भी मल्टी गैस डिटेक्टर ये सब आजकल आ गए हैं, अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा बोल रहा है ये सीओ और सीओ और O2 का जो रेशियो है उसको हमें ऑब्जर्व करना है हर 30 दिन में। सीओ O2 का रेशियो मैंने बताया अभी कि 3% है तो एक्टिव फायर, 2% है तो फायर इन एडवांस स्टेज, 1% है तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, और 0.5 to 1 है टू नॉर्मल। तो ये ऊपर से नीचे याद करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं नीचे से ऊपर याद करने बोल रहा हूँ कि 3 तो आपको याद कर लीजिए कि 3 मतलब आग लग गया है, 2 मतलब एडवांस में है। ठीक है, और 1 मतलब क्या है, एग्जिस्ट है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट है, और 0.5 to 1 है तो नॉर्मल। इस तरीके से नीचे से ऊपर याद रखिए तो याद रहेगा। क्लियर, क्लास होगा ही आपका। अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।